नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सही चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स से विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग कवर करेंगे आज। एक ही टॉपिक है, अच्छे से समझेंगे और अच्छे से इसको सुनिएगा, जिससे आप इसके बारे में अगर पेपर में कहीं भी लिखने के लिए आए, खासकर मैं लिखने पर ज़्यादा जोर दूंगा यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें जब आप अच्छे से इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि अगर कहीं प्रश्न के रूप में आए और हम उसके बारे में लिख सकें अच्छे से, तो समझ लीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो पेपर आप देते हैं प्री स्तर पर, वो आप अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। लेकिन कब? जब आप किसी भी टॉपिक की पूरी कहानी, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से वो चीज़ आपके दिमाग के अंदर बैठी होगी कहीं, तो आप उसको अच्छे से अटेंड कर पाएंगे किसी क्वेश्चन को प्री लेवल पर। और क्योंकि आज जब आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर रखी है, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप इसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आप जब मेंस के लिए आप बढ़ेंगे पीसीएस में, तो आप उसमें अच्छे से लिख भी पाएंगे। तो हमेशा आपका फोकस कोई चीज़ जब समझे तो उसको हम लिख सके अच्छे से, इस पर होना चाहिए बिना देखे। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पर देखेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र होता है। ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है, देखिए यही चीज़ आ गया, लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट ही मेंशन की गई है, ध्यान देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र होता क्या है, ऑप्शन में आया था। तो ये एक कैसा क्षेत्र है? भौगोलिक क्षेत्र होता है, मतलब कोई एरिया होता है, भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिसे हम लोग विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित करते हैं। लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित क्यों करते हैं, उसको भी आगे देखते हैं। जहाँ देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, कोई भाई बहुत बड़ा एरिया है, पूरा देश है, और पूरे देश में मैंने कोई एक क्षेत्र ऐसा ले लिया है जिसे मैंने कह दिया है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो जो ये और अन्य एरिया है उसकी अपेक्षा आर्थिक कानून अधिक उदार होंगे। मतलब जो आर्थिक कानून होते हैं, जो आर्थिक गतिविधियाँ तो पूरे देश में चल रही होती हैं, लेकिन कोई देश, भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत ने अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को घोषित किया है, तो अन्य क्षेत्रों के में जो आर्थिक गतिविधियाँ चल रही होंगी, वहाँ पर जो कानून लागू हो रहा होगा, और जो SEZ जो बनाया गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाया गया है, वहाँ जो आर्थिक कानून होंगे दोनों ही अलग होंगे। तुलना करेंगे तो SEZ में आर्थिक कानून जो होंगे वो उदार होंगे। इम्पोर्टेंट तीसरा पॉइंट ये है, हाँ अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर कि भारत के अंदर, ध्यान देंगे, भारत के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है आपका, इसके ऊपर पूरे एशिया में, ध्यान देंगे, पूरे एशिया, अब एशिया में कौन कौन सी कंट्री हैं वो तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं। तो पूरे एशिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर सबसे पहले भारत के अंदर ही ध्यान दिया गया, भारत के अंदर ही ध्यान दिया गया। उसके बाद फिर चाइना में और अन्य देशों में इस तरह का कॉन्सेप्ट फिर अपनाया जाने लगा। तो सबसे पहले अगर आपसे पहले हम पूछ ले कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, देखेंगे यहाँ पर टर्मिनोलॉजी अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र होता है वो एक प्रकार का विशेष आर्थिक क्षेत्र ही होता है। अब यहाँ पर भी आपका लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान दें कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहीं लिखा है तो आप समझिए कि वो एक प्रकार का विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है, या कह सकते हैं वही नियम कानून लागू होते हैं वहाँ पर भी जो नियम कानून आपके विशेष आर्थिक क्षेत्र में लागू होते हैं। तो अब परीक्षा में प्रश्न अब आपके दिमाग में आएगा, तो ये डिफरेंस क्या है, फिर इसको एक ही नाम क्यों ना कर दिया जाए। तो बिल्कुल इसको भी आगे समझते हैं कि क्या डिफरेंस है इसके बीच में। तो 1965 में देखेंगे भारत के अंदर 1965 में, ये सन इम्पॉर्टेंट हो गया, ये ईयर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा में। 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला में
अब याद है कांडला कहाँ, गुजरात, कांडला कहाँ, गुजरात में बनाया गया। तो सबसे पहले एशिया के अंदर जो इस तरह का क्षेत्र घोषित किए जाने का जो कॉन्सेप्ट आया वो सबसे पहले भारत के अंदर ही आया। और उसमें भी जब भारत के अंदर आया तो सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाया गया, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो बनाया गया, जो कि निर्यात के संवर्धन के लिए बनाया गया, निर्यात पे ज़्यादा फोकस करने के लिए बनाया गया, वो कहाँ बनाया गया, कांडला यानी गुजरात में। कब बनाया गया, 1965 में। तो ये फैक्ट है, दिमाग के अंदर रखेंगे। जब भी कोई चीज़ लिखेंगे भी तो कॉन्सेप्ट के साथ कुछ फैक्ट को भी मेंशन करना जरूरी होगा। फिर देखते हैं आगे, भारत में औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने एवं विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2000, देखेंगे ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर रहा हूँ मैं, 1 अप्रैल 2000 को विशेष आर्थिक नीति की घोषणा की गई। तो विशेष आर्थिक नीति घोषणा एक कब की गई, परीक्षा में प्रश्न आ गया तो आप कहेंगे कि 1 अप्रैल 2000 को इस नीति की घोषणा की गई। किस लिए की गई, कि औद्योगिकरण की गति को बढ़ाया जा सके और विदेशी निवेश को बढ़ाया जा सके। इस विशेष आर्थिक नीति को प्रभावी करने के लिए एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम रखा गया विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित कर दिया गया, जो कि 2006 से लागू किया गया। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब लाया गया, 2005 में, और कब लागू किया गया, तो 2006 में इसको लागू किया गया। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका, तो ध्यान देंगे इसको। अब आए कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपने तो पढ़ लिया यहाँ पर कि मोटा मोटा कि ये चीज़ यहाँ पर कानून जो होता है, आर्थिक क्षेत्र का जो कानून होता है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी उदार होता है, लचीला होता है और जगह हार्ड होता है। तो जैसे हम कांडला की बात कर रहे हैं तो कांडला में, अब कांडला में भी क्या हो रहा है, आर्थिक गतिविधियाँ संपन्न हो रही है, पूरे देश में आर्थिक गतिविधियाँ संपन्न हो रही है। तो कांडला के अंदर एक ऐसा एरिया घोषित किया जहाँ पर सरकार जो होती है, जो आर्थिक कानून होते हैं उसको क्या करती है, लचीला करती है, जिससे कि आर्थिक गतिविधियों को आसानी से संपन्न किया जा सके। अब उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसके पीछे रीजन देखेंगे। पहला नंबर तो घरेलू एवं विदेशी स्रोत से निवेश को आकर्षित करना, कोशिश किया जाए कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक विदेशी निवेश आ सके। क्योंकि जब लचीली होंगी, देखिए पूरे देश में तो नहीं कर सकते, कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार है, पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों कानून को लचीला नहीं कर सकती, उसके अपने डिसएडवांटेज हैं। लेकिन चूंकि उसको विदेशी निवेश को बढ़ाना है, घरेलू निवेश को बढ़ाना है, तो जो लोग निवेश करना चाहते हैं किसी भी देश के अंदर, तो वो चाहते हैं कि हमको कुछ छूटें मिलें, हमें जो व्यापार, जो हमें भी जो कंपनियां स्थापित करनी है, कारखाने लगाने हैं, मान लीजिए कि किसी प्रकार का हमें फैक्ट्री स्थापित करनी है, कुछ मैन्युफैक्चर करना है, या कार मैन्युफैक्चर करना है, या उसके पार्ट मैन्युफैक्चर करने हैं, तो वो चाहते हैं कि हमको सिंगल विंडो से ही हमारे सारी क्लियरेंस हो जाए आसानी। और जहाँ पर हम कारखाना स्थापित करें वहाँ पर सभी आधारभूत संरचनाएँ हमको पहले से मिले। तो ये वही आर्थिक क्षेत्र है, वही विशेष आर्थिक क्षेत्र है जहाँ पर आर्थिक कानून के साथ साथ आधारभूत जो ढांचा होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर बंदरगाह विकसित हों, जहाँ पर रोडें विकसित हो, पटरियाँ, रेलगाड़ी, जो मालगाड़ियाँ चलती हैं वो जो लाइनें होती हैं वो संपन्न हो, जो हवाई जहाज़ होते हैं, जो पोर्ट बनाए जाते हैं, एयरपोर्ट बनाए जाते हैं, वो काफ़ी विकसित हों, ठीक है। तो जिससे कि वहाँ तक जो विदेशी होंगे या भारत के अंदर के जो लोग चाह रहे होंगे कि आर्थिक गतिविधियाँ संपन्न की जाए, उनको आसानी हो सके। जैसे कि कांडला गए तो कांडला, आपने दिमाग में आपके कांडला आया होगा तो आपके दिमाग में कांडला बंदरगाह भी आया होगा। तो कांडला बंदरगाह, तो कांडला जगह पे इसको यहाँ पर क्षेत्र क्यों स्थापित किया गया, क्योंकि गुजरात के अंदर कांडला से क्या किया गया कि पानी का जो जहाज़ है उससे हम क्या कर सके, आयात और निर्यात आसानी से कर सके। तो ये चीज़ समझने वाली है कि ऐसा क्यों करती है कोई भी गवर्नमेंट। तो घरेलू एवं विदेशी स्रोत से निवेश को आकर्षित करना, वस्तुओं या सेवाओं को निर्यात को बढ़ावा देना। जाहिर सी बात है कि जब हम कोई चीज़
अपने यहाँ निवेश कर रहे हैं और कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगे और जब प्रोडक्शन करेंगे तो जाहिर हम चाहेंगे कि जो भी प्रोडक्शन करे उसको हम निर्यात कर सकें, जिससे कि हम विदेशी मुद्रा एकत्रित कर सकें। तीसरा क्या, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियाँ संपन्न करना, बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। बुनियादी सुविधाएं वही चीज़ कि हमने बताया कि बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। रोजगार के अवसरों का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये हो गई कि इससे क्या होगा कि जब कोई भी कारखाना स्थापित होता है, कोई भी कंपनी स्थापित होती है, तो सबसे पहले रोजगार ही सृजित होता है। तो रोजगार सृजन करना एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है घरेलू विदेशी स्रोत को निवेश करने के अलावा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। अब हम देखते हैं निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। अभी तो हम लोग देख रहे थे विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो ये एक बहुत ब्रॉड व्यापक कॉन्सेप्ट होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र का। उसके अंदर हम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र पढ़ते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है इसे एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के समान ही होता है। EPZ जिसे हम लोग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहते हैं, इसमें निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं। वही सेम देखिए यहाँ पर है। इसमें मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है, मतलब किसी प्रकार की ड्यूटीज़ नहीं इम्प्लीमेंट होती है। इसमें सेज होता है, बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं, मुक्त बंदरगाह होते हैं, सीमा शुल्क क्षेत्र शामिल होते हैं। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों का भौगोलिक एवं वाणिज्यिक दायरा, अब देखिए वही भौगोलिक क्षेत्र ये भी है, वही भौगोलिक क्षेत्र ये भी है। तो भौगोलिक और वाणिज्यिक दायरा विशेष आर्थिक क्षेत्र की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो जाहिर सी बात है, आपसे पूछा जाए कि अगर हम एक ग्राफ बना दें, एक पाई चार्ट बनाए, तो पाई चार्ट के अंदर आपको सबसे बड़े गोले के अंदर हम किसको रखेंगे? हम रखेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, SPZ को रखेंगे, और छोटे गोले को के अंदर क्या रखेंगे? EPZ रखेंगे, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को। मतलब कि हम कह सकते हैं कि EPZ में का जो कॉन्सेप्ट होता है काफ़ी छोटा होता है तुलना में SPZ के, मतलब SPZ के अंदर EPZ समाहित हो जाएगा। और ये भी समझ लीजिए कि जो 1 अप्रैल 2000 को जो विशेष आर्थिक नीति लाई गई थी, इसके द्वारा क्या किया गया कि जितने भी शुरुआत में देखिए 1965 में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र घोषित बनाया जाने लगा था। इस जितने भी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र हैं, यानी कि एक्सपोर्ट EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, वो सभी के सभी कन्वर्ट किए जाने लगे किसके अंदर? विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। यानी कि EPZ, ध्यान दें, EPZ कन्वर्ट इनटू SPZ कब? जब विशेष आर्थिक नीति कब लाई गई? 2000 में। अच्छा, एक चीज़ और देखें, सेज को लेकर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर कोई इसकी समीक्षा के लिए कोई क्या समिति गठित की गई है? अगर गठित की गई तो उसका नाम क्या है? तो बाबा कल्याणी समिति। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बाबा कल्याणी समिति का संबंध किससे है? तो आप सेज नीति से है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाबा कल्याणी समिति का संबंध है, उसकी समीक्षा से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।